हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे देखिए आज का जो ये सेशन होने वाला है, हम लोग आरपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। और जैसा कि आप सभी को जानकारी हो चुकी है कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 17 और 18 अगस्त 2021 को, टीजीटी आपका 6 से 7 के बीच में है। ठीक, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल चुका होगा। और आरपीएससी का सितंबर में है और हायर का डेट फ़िलहाल अभी नहीं आया। जीआईसी का आपका भी सितंबर में है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व किया था फर्स्ट पेपर में, आप लोगों ने देखा होगा कि 150 प्रश्न वहाँ पे, और जो प्रश्न का ये स्तर आपके पीजीटी, जीआईसी, टीजीटी इसी लेवल का है। ठीक, कुछ प्रश्न इसमें जो सेकंड पेपर वाला ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें लेवल का, अच्छा लेवल का कुछ प्रश्न है, ऐसा नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकल भी इसमें शामिल है, लेकिन ये सारे प्रश्न आपके यहाँ पे लगभग 300 प्रश्न तो हो ही जाएंगे। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे और 50 कल देखा था। तो यदि आप इसको सॉल्व नहीं किया तो इसको देख लीजिए, और प्रॉपर इसमें थोड़ा सा डिटेल में भी अब हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक या ऑप्शन वाइज यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ठीक, और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे बता दिया जाए कि जो आपका होने वाला है पेपर पीजीटी और टीजीटी, ठीक, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपका 1 जुलाई से यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, टोटल ये आपका 10 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें आपका 2-2 दिन का या 3 दिन का अंतराल आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे आप इस टेस्ट को रिवीजन भी कर पाएँ और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अवेलेबल हो पाए। ठीक, तो यदि आप इससे इंटरेस्टेड हो या इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। वहाँ पे आपको टोटल जो 125 प्रश्न रहते हैं पूरा 125 पे कराए जाएंगे, और सारे यूनिट से ऑलमोस्ट लगभग बराबर यहाँ पे प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सम्मिलित करना है। 51वां प्रश्न है। ठीक, 50 प्रश्न में देखेंगे 51 से लेके 100 तक। क्लियर हुआ। तो सूची 1 और सूची 2 की बात करें तो इसमें देखिए प्रस्तावक हैं और कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया था। और डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 जुलाई के लिए, उसके लिए भी ये सभी टेस्ट और जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं वीडियोस, तो उसको भी आप देखेंगे, काफ़ी यूजफुल होने वाला आप सभी के लिए। यहाँ देखिए वेबर की हम लोग बात करें पहले, 51वां प्रश्न है। तो इसमें वेबर, माल्थस और वानथ्यूनन क्रिस्टालर, तो माल्थस का जो सिद्धांत था वो किससे संबंधित है। ठीक, तो माल्थस आपका ये जनसंख्या सिद्धांत से है। वेबर का किससे है। ठीक, तो वेबर आपका ये औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित है। वानथ्यूनन का मॉडल क्या है, और क्रिस्टालर का तो आपका केंद्रीय स्थान सिद्धांत हो गया, सेंट्रल प्लेस थ्योरी होता है। ठीक, यानी डी का 3 हो गया। और वानथ्यूनन का आपका कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत है। तो इस आधार पर राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की जो आदिवासी जनसंख्या वो किससे संबंधित है। ऑस्ट्रेलाइड हैं, कॉकसाइड हैं, मंगोलाइड हैं, निग्रोइड हैं। अब देखिए ये हम आपको कराएंगे जो प्रजातियों का वर्गीकरण है, ये हमने आपको वीडियो भी अवेलेबल कराया, जो पीजीटी बैचेज में शामिल हैं जो लोग, उनको यहाँ पे बताया भी गया। जो प्रजाति का वर्गीकरण भी हमने कराया, मानव प्रजाति का। ठीक, टीलर का भी उसमें बताया गया। तो इसमें अंडमान निकोबार में जो आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं वो किस प्रजाति से संबंधित हैं, ऐसा यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जनजातियाँ आपका नेग्रोइड से संबंधित हैं। 53 में देखिए हु प्रोवाइडेड द गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स टेक्निक्स इन रीजनल प्लानिंग, तो रीजनल प्लानिंग में किसने ध्येय प्राप्ति मैट्रिक्स तकनीकी का उपयोग किया, या किसने जो है रीजनल प्लानिंग यानी प्रादेशिक नियोजन में इस तकनीक को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये मॉरिस हिल महोदय हैं। ठीक, ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये एक नया आपको टेक्निक्स भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आसानी से ये नॉर्मल किताबों में चीज़ें नहीं मिलेंगी। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट लोकेशन ऑप्टिमम इन द गिवन डायग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड, इसके भी ये देखिए आपका यूजीसी का रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि औद्योगिक भूदृश्य के लिए दिए गए आरेख में से कौन सा जो है बाजार की स्थिति अनुकूलतम है, कहाँ पे जो है बाजार की स्थिति सबसे अनुकूलतम है। तो जो स्मिथ का सिद्धांत है
का पूरा यहाँ पे वही फिगर ही बनाया गया है। ठीक, उसमें 3 फिगर हमने बना के आपको बताया भी है, वही फिगर यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा जो है बाजार स्थिति का अनुकूलतम स्थिति प्रदर्शन कर रहा है। ये जो दिया गया ये आपका कैसी है, ये वैल्यू लाइन है, मूल्य रेखा को प्रदर्शित करती है। ये आपका क्या है, ये उत्पादन रेखा को बताती है। ठीक, और यहाँ पे दिया है कि पहली स्थिति यानी यहाँ पे हो या यहाँ पे लोकेशन हो या यहाँ पे लोकेशन हो या यहाँ पे लोकेशन हो, कहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, देखिए सही कहाँ पे होता है, पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वैल्यू है यहाँ पे आपका वैल्यू कम है। ठीक, उत्पादन भी कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए उत्पादन क्या है, यहाँ पे इसके बीच हम लोग बात करें, इसके बीच तो उत्पादन इसकी अपेक्षा जो है उतना ये दिखा नहीं रहा है इसमें। ठीक, जो फर्स्ट स्टेज में भी वही स्थिति है, थर्ड में भी वही है, मूल्य का मान यहाँ पे अलग दिया है। और फोर्थ स्थिति में देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका मूल्य रेखा उत्पादन रेखा दोनों लगभग बराबर हैं। ठीक, उत्पादन और मूल्य दोनों बराबर हैं, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी बाजार की स्थिति सबसे अनुकूलतम होगी। तो सबसे अनुकूलतम स्थिति यहाँ पे आपका हो जाएगी 2 नंबर की, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मैक्सिमम जहाँ पे उत्पादन रेखा की जो ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ पे है, वहीं आपका बाजार स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलतम होगा। ठीक, कि बाज़ार वहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आसानी से बाज़ार में यहाँ पे ये उपलब्धता भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी और इसका वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन इतना हुआ, वैल्यू आपका यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए 55 में द नंबर ऑफ स्टेजेज इन टॉप्स ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट मॉडल, ये देखिए आपका ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी से है। ठीक, तो इसमें दिया है कि टॉफे गोरिल और टाफे 2 लोग हैं। ठीक, दोनों ने परिवहन मॉडल के बारे में बताया। इसमें बोल रहा है कि टाफे के परिवहन विकास मॉडल में कितनी अवस्थाएं हैं। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है ये। तो टाफे के जो परिवहन मॉडल है उसमें अवस्थाओं की संख्या कितनी है, तो उसमें टोटल टाफे ने 6 स्टेजेस बताए हैं। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में टाफे और गोरिल का। हालांकि जो नेट का बैच है उसमें ये कराया गया है, टाफे का मॉडल भी और गोरिल का। आगे देखिए 56 नंबर जो प्रश्न दिया है कि क्षेत्रीय असमानताओं के मापने की विधियाँ, यानी कि जो आपका रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, क्षेत्रीय असमानता होती है, उसको किस विधि से मापा जा सकता है। ठीक, तो उसको मापने की विधि यहाँ पे आपका देखिए क्रम कोटि संकलन यानी कि समेशन ऑफ रैंक, चतुर्थांश सूचकांक यानी क्वार्टाइल इंडेक्स, विचलन सूचकांक यानी डेविएशन सूचकांक, उसके बाद चौथा आपका प्रधान घटक यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो इसमें हम लोग देखें तो जो रीजनल डिस्पैरिटी यानी कि किसी प्रादेशिक असमानता की बात करें तो वहाँ पे जो समेशन ऑफ रैंक यानी क्रम कोटि संकलन भी महत्वपूर्ण होता है। चतुर्थांश सूचकांक भी वहाँ पे काम करता है, विचलन सूचकांक भी आवश्यकता होती है और प्रधान घटक भी वहाँ पे इसका मेजरमेंट करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चारों, 1 2 3 4 यानी फोर्थ। 57 में देखिए 57 में पूछ रहा है कि बहुभाषावाद संघर्ष से न्यूनतम प्रभावित देश। बहुभाषावाद यानी कि यहाँ पे देखिए लीस्ट इन्फ्लुएंस कंट्री बाय कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू मल्टीलिंग्विज्म, यानी जो भाषावाद होता है यानी भाषाएं जो होती है उसमें मल्टीपल लैंग्वेज का उपयोग जब हो जाता है तो उसमें एक भाषा दूसरे से संघर्ष करती हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा देश है जो इससे सबसे कम प्रभावित है, तो नाइजीरिया, साइप्रस, वेनेजुएला या फिर बेल्जियम। इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वेनेजुएला है, जहाँ पे मल्टीलिंग्विज्म बहुत कम, उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत कम है, यानी लीस्ट इन्फ्लुएंस है उसका यहाँ पे।
चलिए 58 देखते हैं। इसमें दिया है कि बुक्स और एक तरफ आथर दिया है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। देखिए नेट वाले बैच में हमने एक अलग से आप लोगों को कराया है कि टोटल जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक्स हैं, ठीक, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जो जितनी बुक्स हैं उसका अलग से कलेक्शन हमने आपको कराया, उसके लेखक के बारे में बताया है। तो 58 में देखिए आपका दिया है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसका है, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपका क्लार्क का है। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसका है, क्लार्क का है, और ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन किसका है, तो ये आपका त्रिवार्था का है। ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो ये ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ एल.डी. स्टाम्प्ड का है, ठीक, मृत्यु और जीवन का भूगोल। उसके बाद प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये आपका जेलेंस्की का है। तो इस आधार पे जो आंसर आपके पास मिल जाएगा फर्स्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि एस्टॉन्सिया क्या है, ये भी देखिए नया वर्ड्स आपको देखने को मिला, यानी कि जो ज्योग्राफिकल वर्ड्स हैं उस पर भी आपको पकड़ बना के रखनी है, ठीक। तो ज्योग्राफिकल वर्ड्स में पूछा है कि एस्टॉन्सिया का है। एस्टॉन्सिया जो है ये अर्जेंटीना का बृहद जो कैटल फार्म होता है, पशु फार्म होता है, उसी को बोला जाता है एस्टॉन्सिया, ठीक। 60 नंबर का देखिए, समय तथा दूरी बढ़ने पर जो एसेसिबिलिटी होती है, यानी टाइम भी बढ़ जाए डिस्टेंस भी बढ़ जाए, तो जो एसेसिबिलिटी होती है, अभिगम्यता होती है, वो बढ़ती है या घटती है या फिर समान रहती है, ये पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो जब दूरी भी बढ़ जाए और समय भी बढ़ जाए तब क्या होगा, एसेसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाती है अभिगम्यता। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे रह रहा है तो यहाँ से नज़दीक पहुँच जाएगा, यानी कि इसका इस क्षेत्र से जो एसेसिबिलिटी है वो कम समय यानी बहुत जल्दी ये पहुँच पाएगा, बढ़ी है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये 10 मिनट लेता है तो इसको क्या करते हैं 30 मिनट कर दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो एसेसिबिलिटी होगी, जैसे ही 30 मिनट मान लीजिए उसकी डिस्टेंस या टाइम को बढ़ा दिया जाएगा तो वो एसेसिबिलिटी घट जाएगी। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है, बस प्रश्न इसको समझना ही है आपको कि कह रहा है कि विद इंक्रीज द टाइम एंड डिस्टेंस एसेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि जो अभिगम्यता है वो घट जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए 61 नंबर में कि हु फॉर्मुलेटेड द ग्रेविटी मॉडल विच डिमॉन्स्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन साइज, डिस्टेंस एंड माइग्रेशन। चलिए ये प्रश्न आपका जो दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि प्रवास, दूरी, जनसंख्या आकार के मध्य संबंध प्रयोग को गुरुत्व मॉडल के द्वारा किसने प्रदर्शित किया। देखिए इसको हमने अधिवास भूगोल में आप लोगों को कराया है, ठीक। हालांकि ये जो आपका आरपीएससी का सिलेबस है उसमें आपका ये अधिवास में तो है ही, प्लस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे दिया है कि जो प्रवास, दूरी और जनसंख्या के आकार के मध्य संबंध प्रयोग को गुरुत्व मॉडल के द्वारा किसने प्रदर्शित किया। तो गुरुत्व मॉडल तो एक किसका है, रैली का है। फुटकर गुरुत्वाकर्षण मॉडल जो है, ठीक, इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका प्रवास से जब बात किया जाए, दूरी और जनसंख्या आकार के मध्य संबंधों की हो, तब वहाँ पे जो गुरुत्व मॉडल दिया था ये जी.के. जिफ ने दिया था, ठीक। किसने दिया था, जी.के. जिफ ने दिया था। 62 में देखिए, परिवहन के आधार पर परिपूरकता, मध्यवर्ती आपूर्ति का अभाव, विनिमयता, परिवहन के माध्यम सही उत्तर आपको पहचानना है। यहाँ पे कह रहा है कि परिवहन के आधार कौन से हैं। परिपूरकता, ये देखिए जब आपको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो उसमें डायरेक्ट आपका यही चीज़ मेंशन ही होगा, ठीक। और अलग अलग जैसे टाफे गुरिल का मॉडल है, ठीक, टाफे, और उसमें आपका 2-3 मॉडल और हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें डायरेक्ट आपका ये चीज़ें मेंशन है कि परिपूरकता, मध्यवर्ती आपूर्ति का अभाव। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी आप लोगों ने जो पढ़ा होगा उसमें आप देखेंगे खुद ही, ठीक। तो 62 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि परिवहन के आधार में देखिए परिवहन के माध्यम, ये आपका
इसमें शामिल नहीं होता है। केवल आपका परिपूरकता, मध्यवर्ती आपूर्ति का अभाव और विनिमयता, लैक ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफेरेबिलिटी और आपका यहाँ पे कम्प्लीमेंटरिटी, ये आपका इसमें शामिल किया जाता है किसमें, परिवहन के आधार में, जबकि परिवहन माध्यम को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, तो इस आधार पे आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखिए 63, फॉर इज मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन वेबर मेक्स यूज ऑफ, यानी अपने औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के लिए वेबर ने क्या प्रयोग किया, आइसोगन, आइसोफिन, आइसोडोपिन या आइसोटेक। ठीक, तो क्या उपयोग किया इन्होंने आइसोडापिन का उपयोग किया था कि जो समान लागत वाली रेखाएं हैं उसको मिलाने वाले, समान लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को ही इन्होंने आइसोडापिन कहा था। किसने, वेबर ने। ठीक, अब आपसे यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, आइसोटिम क्या है, वो भी इसी से संबंधित है और इसका उपयोग किसने किया था, ये हमने आपको पीजीटी वाले में भी कराया है और नेट में भी कराया है, डायरेक्ट इसमें मेंशन भी किया है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि आइसोटिम क्या है तो इसी की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। और इसको किसने उपयोग किया, जैसे आइसोडापिन को किसने किया, वेबर ने, तो आइसोटिम को किसने उपयोग किया, ये आप लोग के लिए यहाँ पे प्रश्न है। आगे देखिए 64वां नंबर है कि निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित है। ग्रेविटी मॉडल जिफ का है, रैली का प्रतियोगी प्रवासी निदर्श, स्टॉफर का अंतरालाई अवसर निदर्श या फिर हैगरस्टैंड का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। अब देखिए ग्रेविटी मॉडल जो जनसंख्या प्रवास दूरी के संबंध में है वह जिफ का है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटी मॉडल है ये आपका डायरेक्ट रैली का होगा। उसके बाद कम्पिटिटिव माइग्रेंट्स मॉडल, ये आपका रैली का नहीं है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत आपका ये जी के जिफ का है, लीस्ट एफर्ट थ्योरी। ठीक, तो ये हैगरस्टैंड का नहीं, हैगरस्टैंड का प्रसार सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे आपका जो सही सुमेलित है ये स्टॉफर का है, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल जो है इसका है, स्टॉफर का है। ठीक, यूजीसी में भी आपका कई बार पूछा गया, जीआईसी में पूछा गया है। 65 देखिए, हु आर द फॉलोइंग डेवलप बाय कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन पोटेंशियल, जनसंख्या संभाव्य या जनसंख्या विभव संकल्पना का विकास किस विद्वान ने किया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जनसंख्या विभव की जो संकल्पना है इसके विकास का जो श्रेय जाता है ये स्टीवर्ट और वार्नेट को जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए 66, रेवेनस्टीन का जो प्रवास सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा कथन इसमें सही है, यानी कि जनसंख्या में जो मॉडल है, सैडलर हो गया, रेवेनस्टीन हो गया, सभी को आपको पढ़ना है। रेवेनस्टीन के प्रवास सिद्धांतों के अनुसार कौन सा कथन सही है, प्रवासियों की संख्या लंबी दूरी पार करती है, प्रवास अवस्थाओं की श्रृंखला क्रम में संपन्न नहीं होता है, नहीं दे दिया डायरेक्ट, संपन्न होता है। आगे देखिए, प्रवास की प्रत्येक मुख्य धारा क्षतिपूर्ति प्रतिधारा उत्पन्न नहीं करती है, ये सभी क्षतिपूर्ति प्रतिधारा उत्पन्न करती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कम दूरी के लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक प्रवासी होती हैं, तो ये बात सही है। रेवेनस्टीन के प्रवास सिद्धांत के अनुसार ये सही है कि कम दूरी के लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक प्रवास करती हैं। कैसे, जैसे गांव में आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शादियां हो जाती हैं तो पुरुष दूसरी जगह रहने नहीं जाते, बल्कि किसका प्रवास होता है, महिलाओं का प्रवास होता है। ठीक, आगे देखिए 67, तो इसमें दिया कि निम्नांकित भारतीय राज्यों में से कौन सा जननांकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है। तो जननांकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण यानी कि जो राज्य थोड़ा विकसित होगा, ठीक, ज़्यादा वहाँ के लोग जागरूक होंगे, नगरीयता वहाँ पे अच्छी होगी। ठीक, यानी कि जो रूरल एरिया वो कम होगा, अर्बन एरिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हरियाणा, गोवा, तो ये आपका जो है जनसंख्या संक्रमण की अंतिम अवस्था में जो है गोवा शामिल है, यानी इसे शामिल किया जा रहा है। 68 में देखिए केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ये कस्बों के आकार को स्पष्ट करता है, ये सही बात है। इसका प्रतिपादन किसी भूगोलवेत्ता द्वारा नहीं किया गया है।
भूगोलवेत्ता के द्वारा ही किया गया है, अर्थशास्त्री भी हैं वो, कौन है, क्रिस्टालर महोदय। ठीक, तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है, जबकि इसमें कस्बों के वितरण को ही स्पष्ट किया जाता है, उनकी संख्या भी बताई जाती है। ठीक, आगे देखिए 69, लॉस के द्वारा प्रतिपादित, ये सभी हमने कराया है। लॉस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अवस्थिति सिद्धांत में निम्न में से कौन सी मान्यता सही नहीं है। अभी देखिए क्रिस्टालर का जो आलोचना किसने किया था, लॉस ने ही किया था। हालांकि यहाँ पे लॉस का जो अवस्थिति सिद्धांत उसके बारे में बात किया जा रहा है, जबकि क्रिस्टालर का क्या था कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी था क्रिस्टालर की। और यहाँ पे लॉस की कौन सी थ्योरी है, इसने जनरल थ्योरी ऑफ लोकेशन के बारे में लॉस ने बताया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसकी मान्यता में कौन सा सही नहीं है जो इनके सामान्य अवस्थिति सिद्धांत के अंतर्गत है। ठीक, तो इसमें जो सही नहीं है वह आपका उत्पादन आपूर्ति की, यहाँ पे जो उत्पाद की आपूर्ति लचीली है, ये आपका गलत है। जबकि क्षेत्र एक समग्र समरूप मैदान है, ये भी इन्होंने बोला है। मूल्य वृद्धि के साथ उत्पाद की मांग में कमी होती है, सही है, क्योंकि जब मूल्य बढ़ जाएगा तो उत्पाद की डिमांड कम हो जाएगी। उत्पादन जो है केंद्र से दूरी के साथ उत्पाद की मांग में भी कमी आती है। ठीक, जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो उत्पाद की जो डिमांड है यानी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पे लॉस ने जो ये मॉडल दिया उसमें उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। ठीक, तो इसमें उन्होंने बोला कि जो उत्पाद की आपूर्ति है ये लचीली नहीं होती, बल्कि वह केंद्र से दूरी के साथ उसमें परिवर्तन होता है। मूल्य में वृद्धि पे जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है। चलिए 70 नंबर का प्रश्न देखिए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं किया गया है। ठीक, तो इसमें सही सुमेलित जो आपका नहीं किया गया है, यह देखिए आमलैंड का उपयोग किसने किया है, तो आंद्रे एलिक्स राइट है। नगर क्षेत्र की बात किया है किसने, यानी अर्बन फील्ड की। सिटी रीजन ध्यान रखिएगा, सिटी रीजन शब्द है तो कौन किया है, तो ये आपके गैडीज हैं सिटी रीजन के लिए। ठीक, जबकि यहाँ पे पूछा है नगर क्षेत्र यानी अर्बन फील्ड के लिए स्मेल्स हैं। चलिए अगला दिया है कि हिंटरलैंड, अर्बन हिंटरलैंड के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, किसने किया है, तो ये हैरिस ने नहीं किया है। ये ग्रीन के द्वारा ये प्रभाव क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में ग्रीन ने बताया है, तो ये सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो जो अर्बन हिंटरलैंड ये हैरिस नहीं है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा थर्ड। 71 देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अभी आपने देखा कौन सा सही नहीं है, अब देखिए कौन सा सही है। तो नगरीय भूदृश्य की जो अवधारणा ये बर्कले विचारधारा से संबंधित है, नहीं। क्षेत्रीय विज्ञान यानी क्लोरोलॉजी ब्रिटिश स्कूल से संबंधित है, नहीं। जर्मन के से है ये। लैंडसॉफ्ट फ्रांसीसी से नहीं, जर्मन से है। उसके बाद देखिए नगरीय पारिस्थितिकी अर्बन इकोलॉजी शिकागो विचारधारा है। ठीक, तो अर्बन इकोलॉजी शिकागो विचारधारा ये आपका राइट है। तो अलग अलग जो संप्रदाय हैं विचारधाराएं हैं इसको भी आपको ध्यान दे के चलना है। देखिए विचारधाराओं के बारे में हमने पीजीटी में आप लोगों को कराया है। आगे देखते हैं 72, तो इसमें दिया है कि बर्गेस का जो संकेंद्रीय मॉडल सिद्धांत है, मेखला सिद्धांत है, उसमें जो 4th नंबर की पेटी है उसमें क्या चीज़ आता है या किसको शामिल किया जाता है। जो 4th नंबर की पेटी है उसमें एकल परिवार का वास होता है। ठीक, तो राइट आंसर थर्ड है। 73 में देखिए दिया है कि केंद्रीय स्थल की केंद्रीयता सर्वोत्तम ढंग से कहाँ पे दिखाई देती है। जो केंद्रीय स्थल है उसकी केंद्रीयता सर्वाधिक स्पष्ट रूप में कहाँ पे दिखाई देगी, इसके लोकेशन पे या साइज पे या इसके इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पे या इसके पृष्ठ प्रदेश में निर्वासित जनसंख्या के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका द फंक्शन प्रोवाइडेड फॉर पॉपुलेशन ऑफ इट्स हिंटरलैंड, यानी कि इसके पृष्ठ प्रदेश में जो जनसंख्या रह रही है उनके लिए जो कार्य कराए जा रहे हैं, उनको जो फंक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वही क्या है उनकी केंद्रीयता को अच्छे तरीके से बताती है। तो राइट आंसर इसमें डी हो गया। अगला देखिए 74, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्नियरी डायग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन फंक्शनल क्वालिफिकेशन ऑफ टाउन इन सेंसस ऑफ इंडिया 1961। कह रहा है कि किस विद्वान ने भारत की जनगणना 1961 में कस्बों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिआधारी आरेख का सर्वप्रथम प्रयोग किया।
तो सर्वप्रथम भारतीय जनगणना के संबंध में किसने त्रिआधारी आरेख का उपयोग किया था? तो वो महोदय हैं ए मित्रा जी। ठीक, उसके बाद देखिए, हु आर द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग। चलिए ये भी अच्छा है प्रश्न आपका, रीजनल प्लानिंग की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो रीजनल प्लानिंग अवधारणा के संस्थापक हैं बी मकाय। 76 में देखिए, यानी फैक्ट वाले प्रश्न आपके इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं। निम्न भूगोलवेत्ताओं में से किसका संबंध स्थानीय विचारधारा से नहीं है? यानी स्पेशियल स्कूल ऑफ थॉट से किस भूगोलवेत्ता का संबंध नहीं है? तो स्पेशियल स्कूल ऑफ थॉट से जो भूगोलवेत्ता संबंधित नहीं है वो है एल.डी. स्टॉम्प्ट, जबकि हैगरस्टैंड, वी.जी. अल्बेरी, क्रिस्टालर ये सभी जो है स्पेशियल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इन प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें कौन सा क्रम सही तरह से आपको दिखाया गया है? तो नियोजन प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है? किसी चीज़ का परसेप्शन किया जाता है, ठीक, प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर उसका रिविलेशन किया जाता है, प्रकटीकरण होता है, फिर उसकी तैयारी की जाती है, यानी कि प्रिपरेशन होता है, परियोजना का निर्माण के लिए होता है। ठीक, जब ये सभी हो जाता है फिर फाइनली क्या होता है, उसका कार्यान्वयन होता है, यानी एक्सिक्यूशन होता है। तो राइट यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 78 है। तो इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकतावाद सही है ये। रोस्टो का आर्थिक विकास की अवस्थाएं सही है। गोल्ड ने, देखिए हमने बात किया ना, गोल्ड मॉरिल टॉफे परिवहन विकास की अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बात किया था, तो बात सही है। जबकि सुमेलित नहीं है जो नवाचारण विस्तरण यानी कि इनोवेशन डिफ्यूजन, ये हैगरस्टैंड ने दिया था, लॉस ने नहीं दिया था। 79 में देखिए, निम्न में से कौन सा लक्षण क्रोड उपांत निर्देश से सम्मिलित नहीं है? ठीक, क्रोड उपांत निर्देश से जो सम्मिलित नहीं है वह आपका क्रोड प्रदेश का विकास समृद्ध उपांतों की कीमत पर नहीं है, बल्कि क्या होता है, वो उपांतों की कीमत पर ही होता है। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए आपका ये सम्मिलित नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, वान थ्योनेन के भूमि उपयोग मॉडल में 7वीं पेटी किसे व्यक्त करती है? वान थ्योनेन का जो मॉडल है उसमें 7 पेटियों की बात की है इसमें, और इसमें पूछा है कि जो लास्ट वाली पेटी है या 7वीं पेटी होती है वह क्या प्रदर्शित करती है? अन्न उत्पादन को, पशुपालन को, बंजर भूमि को, जलाऊ लकड़ी उत्पादन को। तो वह आपका बैरन लैंड को शो करती है, यानी बंजर भूमि को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, जो लास्ट वाली पेटी है। 81 में देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया है एक तरफ की आपका स्पेशियल टेक्निक्स जो वीवर का है, एम्पिरिकल टेक्निक्स, ये आपका प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 81। ठीक, कौन सा नंबर है? 81। तो इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो सांख्यिकी तकनीक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से वीवर है, राइट है। अनुभाविक तकनीक से जोनासन है, ये भी राइट है। परिमाणात्मक गुण प्रधान तकनीक से बेकर है, ये भी राइट है। एकल तत्व तकनीक, सिंगल एलिमेंट टेक्निक से क्रेसी है, ये आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये आपका 4th है। ठीक, आगे देखते हैं 82। लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं E.M. हूवर, ये कराया भी है मैंने। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल लोकेशन ऑप्शन वुड बी करेक्ट इन द इवेंट ऑफ मटेरियल इंडेक्स अकॉर्डिंग टू वेबर। ठीक, तो यहाँ पे दे रहा है कि वेबर के अनुसार कौन सा जो है पदार्थ सूचकांक पूर्णतः 1 के बराबर हो तो औद्योगिक स्थिति का सही विकल्प निम्न में से कौन सा होगा? ये देखिए, आप लोगों को हमने परिवहन मॉडल जब पढ़ाया तो उसमें आपका जो अल्फ़ा बीटा गामा इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक, जो एज और वर्टेक्स आप लोग पढ़ते हैं ना, उसमें जो वेबर के अनुसार देखिए दिया है कि पदार्थ सूचकांक पूर्णतः 1 के बराबर, यदि 1 के बराबर हो तो औद्योगिक अवस्थिति कहाँ पे होगी? यानी जो पदार्थ का सूचकांक है वह 1 आ जाए तो
अवस्थिति कहाँ पे होगी, जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे लगाई जाएंगी। तो इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जाएगी, बाजार यानी पदार्थ जो कच्चा माल है या बाजार या इन दोनों के मध्य कोई एक बिंदु पे, यानी कि चाहे जहाँ पे कच्चा माल मिल रहा है वहाँ लगा दें, चाहे बाजार में लगा दें, या फिर इनके बीच कोई बिंदु ले लें वहाँ पे लगा दें। ठीक। अगला देखिए 84 में दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है उसको देखते हैं। न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर का है, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। देखिए लीस्ट एफर्ट थ्योरी किसकी, जीके जीफ का है। लीस्ट कॉस्ट थ्योरी लागत की बात करा तो वेबर का है। परिवहन लागत का यानी ट्रांसपोर्ट कास्ट का हूवर का है, सही है। बिहेवियरल जो थ्योरी है ये स्मिथ का नहीं है। बाजार क्षेत्र सिद्धांत यानी मार्केट एरिया थ्योरी फिटर एंड हार्टलिंग का राइट है। तो इसमें सही सुमेलित जो नहीं है ये आचरण सिद्धांत है। अगला देखिए 85, कौन सा कथन सही है। ठीक, कौन सा कथन सही है। बाजार संतुलन मांग व आपूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु से चिन्हित होता है। यहाँ पे देखिए 85 हम लोग देख रहे हैं, कौन सा सही है। बाजार संतुलन मांग व आपूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु से चिन्हित होता है। औद्योगिक इतिहास में औद्योगिकरण का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तभी तो औद्योगिक इतिहास है। यदि साक्ष्य नहीं होता तो औद्योगिक इतिहास ये क्यों कहते हैं। समूहन अर्थव्यवस्थाएं साझा सुविधाओं और सेवाओं से नहीं पहचानी जाती। तो समूहन की बात हुई है तो साझा सुविधाएं तो होंगी वहाँ पे, तो नहीं कह रहा तो ये गलत हो गया। आधुनिक उद्योगपति परिवर्तनशील लागतों का मूल्यांकन नहीं करते हैं। जो आधुनिक उद्योगपति हैं ये सबसे ज़्यादा ध्यान जो है परिवर्तनशील लागतों पर ही करते हैं उसके मूल्यांकन के लिए, तभी तो ये आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें इसलिए नहीं दिया तो ये भी गलत हो गया। सही आपका जो हो जाएगा केवल बाजार संतुलन मांग व आपूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु से चिन्हित किया जाता है। 86 में देखिए 86 में पूछ रहा है कि परिवहन प्रणाली के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। सहजीवन सहायक अभिभावी या सिम्बायोसिस प्रीडोमिनेंट ऑक्सिलरी या फिर प्रीडोमिनेंट ऑक्सिलरी सिम्बायोसिस। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाए सहजीवन अभिभावी और सहायक। ये जो है परिवहन प्रणाली के विकास की अवस्थाओं का जो सही क्रम है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 87 में आ जाइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। जल प्रतिरूप स्थानिक अंतःक्रियाओं के रूप को नियत करने में सहायक नहीं है। तो ये सहायक होता है, नहीं दिया है तो गलत हो गया यही। तो जो सही नहीं है पहले वाला आ गया। दूसरा देखते हैं, जल जाल घनत्व अभिगम्यता का एक मोटा मापन है, ये भी सही है क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ नेटवर्क इज अ रफ मेजर ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ठीक, जो रफ यानी कि कठिन मापन जो करता है वो आपका डेंसिटी ऑफ नेटवर्क है, यानी जाल घनत्व की एक्सेसिबिलिटी है। संयोजकता एक जाल में नोडों व कड़ियों से संबंधित है, सही है। जाल का संगठन नोड व कड़ियों के पदानुक्रम को चित्रित करता है, ये भी सही है। तो गलत जो आपका हो गया फर्स्ट है। फर्स्ट जो है ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है, वही पूछा है। 88 में देखिए कौन सा कथन जो है राजनीतिक भूगोल की पारिभाषिक संकल्पना के बारे में सही है। तो राजनैतिक भूगोल की जो परिभाषिक संकल्पना है उसके बारे में सही जो है आपका क्षेत्र व क्षेत्रीयता अविभाज्य रूप से अंतर संबंधित होते हैं, ये आपका इससे संबंधित है। आगे देखते हैं 89 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता राष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है। कौन सी विशेषता राष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका यह चरम भौगोलिक अनुभूति नहीं होता है, जबकि स्वतंत्र राज्य होते हैं और निवासी जो है राष्ट्रीय साक्षर का भाव रखते हैं। सुपरिभाषित भूभाग भी होता है, जबकि चरम भौगोलिक अनुभूति यहाँ पे नहीं होती है। 90 देखिए कौन सा कथन सही है। इसमें पूछ रहा है सीमांतों व सीमाओं का प्रयोग भौगोलिक साहित्य में पर्यायवाची शब्दों के रूप में होता है। कौन सा कथन सही है। 90 नंबर देखिए। तो इसमें कह रहा है कि जो सीमांत हैं और जो सीमाएं हैं इनका लगभग एक दूसरे के लिए ही उपयोग किया जाता है। पर्यायवाची का मतलब तो यही हुआ
एक दूसरे के लिए, लेकिन ये आपका गलत है क्योंकि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। सीमाएं संप्रभुता का आवश्यक अवयव नहीं है। सीमाएं संप्रभुता का आवश्यक अवयव होती हैं। बाउंड्रीज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सॉवरेंटी। संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। तो 90 नंबर में आपका, चूँकि यहाँ पे आवश्यक नहीं दिया तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं, ये आपका राइट है क्योंकि संप्रभुता है तो उसमें अलग अलग सीमाएं होंगी। संप्रभु राज्य सीमांतों द्वारा विभाजित होते हैं, तो राज्य सीमांतों द्वारा नहीं होते बल्कि सीमाओं द्वारा होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, 93। 91 में देखते हैं, तो निर्जाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कोई अकेली विशेषता निर्जाति को इंगित नहीं करती, बात सही है क्योंकि उसमें कई चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। निर्जातीयता क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है, बात सही है ये, ठीक। भूभागीय पृथक्करण निर्जाति पहचान का एक सबल और पुष्टिकारक लक्षण है, ये भी सही है। कोरियावासी कोरियाई में रहते हुए एक निर्जाति वर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं, ये आपका गलत है क्योंकि ये निर्जाति वर्ग के रूप में नहीं पहचाने जाते। देखिए इसमें पूछ रहा सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 92। निम्न में से कौन सा कथन कल्चरल इकोलॉजी, 92 में देखिए कल्चरल इकोलॉजी की बात कर रहा है, इसके संबंध में कौन सा गलत है यानी सही नहीं है। इसका संबंध सांस्कृतिक वर्ग और इसके प्राकृतिक पर्यावरण से है, बात सही है ये, ठीक। ये मानव समाजों में अनुकूल प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये भी सही है। सभी समाज समान सामाजिक विकास अवस्थाओं से गुजरते हैं, ये गलत है क्योंकि सभी समाज जो है समान विकास की अवस्थाओं से नहीं गुजरते हैं। ये मानव पारिस्थितिकी का एक समूह, ये राइट है। तो इसमें देखिए सही नहीं जो है आपका ये है 3, ठीक, 92 का 3। 93 में देखिए सांस्कृतिक क्षेत्रों का अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। और ये प्रश्न आपका यूजीसी में 3 बार पूछा गया है, ठीक। 93, तो इसमें जो आपका अवरोही क्रम है सबसे बड़ा क्या होता है देख लीजिए, सांस्कृतिक मंडल होता है, उसके बाद परिमंडल आ जाता है, परिमंडल में भी प्रदेश आता है। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो गया। 94 में देखिए नॉन पैरामेट्रिक, देखिए तीसरा प्रश्न इससे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर आल्सो नोन एज। हमने बताया कि पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं, फिर से सुन लीजिए। पैरामेट्रिक में टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया शामिल होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट आपका शामिल होता है, ठीक, यस टेस्ट हो गया, मैन विटनी यू टेस्ट होता है। तो इसमें कह रहा है कि अप्रचलित परीक्षण इस नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसको किस और नाम से भी जाना जाता है। तो जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसे वितरण रहित, ठीक, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए 95 में जो पूछा है इसमें भी कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 95 में मार्कोनी प्रक्रियाएं एक संक्रमण प्रायिकता व्यू में चित्रित होती हैं। प्रैक्टिकल वाला है देखिए, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वाला। तो मार्कोनी प्रक्रियाएं एक संक्रमण प्रायिकता व्यू में चित्रित होती हैं। उसके बाद मार्को प्रक्रिया यादृच्छा व क्रमबद्ध दोनों प्रभावों का परिणाम है, ठीक, 95 में। तो ये दोनों प्रभावों का परिणाम, ये बात सही है। मार्को श्रृंखला निदर्श में एक समय टी की स्थिति अपने पूर्ववर्ती समय की स्थिति पर पूर्णतः निर्भर रहती हैं, तो ये भी आपका राइट है। उच्चतर क्रमों की श्रृंखला मार्को श्रृंखला निदर्श में निर्देशित नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये निर्देशित की जाती हैं, जबकि दिया है नहीं, तो इसमें पूछा भी नहीं है, तो इसलिए उत्तर भी आपका नहीं हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 96 में देखिए इसमें दे रहा है कि उस स्थिति में जब जो दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देती हैं तब सहसंबंध का मान क्या होगा। चलिए अच्छा प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है कि उस रिग्रेशन में या टू रिग्रेशन लाइन ओवरलैप कम्प्लीटली टू ईच अदर, एक दूसरे को जो है वो कम्प्लीटली ओवरलैप कर देती हैं। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल बी, तो जो सहसंबंध है उसका मान यहाँ पे क्या होगा,
ठीक। तो जब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देती हैं तो उसका मान आपका क्या होता है, वो 1 हो जाता है। ठीक, कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है। 97 में देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तुलनात्मक निर्णय का नियम, ये लिखते भी चलिएगा। लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट थर्स्टोन का है, राइट है। स्केलोग्राम विश्लेषण गटमैन का है, राइट है। कंपोजिट स्टैंडर्ड मेथड गुलफोर्ड का है, राइट है। सामाजिक दूरी मापक्रम तकनीक लिकर्ट का, यही आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। 4th नंबर 98 में आते हैं। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। ठीक, मैच कराना है। और यहाँ पे देखिए जो कृषि हैं उसके प्रकारों की बात की गई है। जो स्थानांतरणशील कृषि है, ठीक, कौन सी कृषि, जो स्थानांतरणशील कृषि है। तो 98 हम लोग देख रहे हैं। 98 का जो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैच करा लेते हैं। श्रीलंका में चिन्ना कहते हैं स्थानांतरणशील को। ठीक, नगासू जो है ये आपका सूडान की है, नगासू। और आपका जो है यहाँ पे ब्राज़ील में रोका कहते हैं, इंडोनेशिया में हुमा कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th। ठीक, तो 98 का आपका डी हो गया, यानी 4 हो गया। 99 पे आते हैं। इसमें भी आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच कराना है। ठीक, एक तरफ दिया है कि मूल्य दिया है, मूल्य है और स्थिति लागत सुविधा। ठीक, हम लोग देख रहे हैं 99। तो इसमें जो आपका मूल्य किससे संबंधित होता है, मूल्य जो है आर्थिक लागत से है। ठीक, मूल्य किससे है, आर्थिक लागत से है। और स्थिति किससे है, सुविधा से। यानी जो जहाँ पे सुविधा ज़्यादा रहेगी तो अवस्थिति वहाँ पे की जाएगी, लोकेशन। उसके बाद आते हैं लागत की बात करें तो लागत अवस्थिति लागत से संबंधित है। सुविधा की बात करें तो ये समीपता से, नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि किस तरह से एक दूसरे से मिल रहे। एक टाइप की एक कह सकते हैं आपके रीजनिंग टाइप का ही ये चीज़ें हैं। तो राइट आंसर ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो गया। आगे देखिए 100 और आज का जो लास्ट प्रश्न है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है। ठीक, हाउसहॉफर, मैकिंडर, रडजिल और बोवेन। देखिए बोमैन का ये अभी आपका जून 2020 में जो आपका नेट का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया ये था, कौन सा राजनीतिक भूगोलवेत्ता नहीं है। देखिए यहाँ पे हाउसहॉफर हैं, मैकिंडर, रडजिल, बोमैन सभी आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल जोग्राफर हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका हाउसहॉफर ने भू राजनीति के बारे में बात किया, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात किया। ठीक, और मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत, रडजिल की बात करें तो इन्होंने लेवेंसराम यानी वास स्थान, न्यू वर्ल्ड की बात करें तो ईसा बोमेन, प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक, तो राइट आंसर आपका ये हो गया। तो 100 का आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। तो आज का जो ये सेशन है यहीं तक हम लोग देखेंगे। टोटल 50 प्रश्नों को आपने सॉल्व किया और इन 50 प्रश्नों को आप जहाँ पे देखिए कई इसमें नई नई थ्योरी देखने को मिली हैं तो उसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो नोट करने से आपको आसानी रहेगी। ठीक, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो थ्योरी है उसके वीडियोज़ अपलोडेड हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख पाएंगे। ठीक, और साथ ही साथ यदि आप कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसका कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।